क्लास 12th के लिए केडी क्लासेस मई ए गर्ल विथ ए बास्केट लेसन फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्लास 12th के लिए मैं उन सारे बच्चों से इस वीडियो के माध्यम से मिलने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। पिछले फर्स्ट लेसन के फर्स्ट पार्ट में आप सभी ने देखा जब राइटर विलियम सी डगलस एक ऐसे स्टेशन पर जो भी राइटर रहे ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। राइटर जब एलाइटेड होता उतरता है एक स्टेशन पर तो वो अपने आप को रिफ्यूजी चिल्ड्रन से घिरा हुआ पाता है। और वो रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे कौन, मैंने आपको बताने का प्रयास किया था फर्स्ट पार्ट में कि पार्टीशन के बाद आफ्टर पार्टीशन इंडिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड मेनी पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान डिसाइडेड टू गो बैक यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि वहीं रहने वाले थे टू इंडिया। तो ये रिफ्यूजी जो आए थे ये शहरों में ऐसे जगह पर अपने को व्यवस्थित कर लिए थे जहाँ पर वो रीड बास्केट्स फैंस वगैरह बनाया करते थे। तो वो बहुत सारे बच्चे उनमें उनके जो है वहाँ पर टोकरियों और पंखों को बेच रहे थे। तो उनसे वो घिर जाता है और वे अपनी टोकरी और बास्केट को और अपने पंखों को उठाए हुए तेज़ आवाज़ में चिल्ला रहे थे बच्चे। इस तरह से अब रिफ्यूजी चिल्ड्रन के बारे में यहाँ राइटर बताने का प्रयास करता है। दीज वेर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये सारे बच्चे रिफ्यूजी थे। रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी। ये बच्चे शरणार्थियों के बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब पार्टीशन मतलब होता है बंटवारा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में, वाज डिक्रीड मतलब हुआ, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, पुल्ड अप देयर रूट्स मतलब अपने पैतृक निवास से उखड़ गए, मतलब जहाँ उनके पूर्वज रहा करते थे वहाँ से अपने को अलविदा कर लिए। एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंसेस, चेंज्ड माने बदल लिए, देयर माने अपने, रेजिडेंसेस माने निवास स्थान। इस तरह से भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 1947 में हज़ारों की संख्या में अपने पैतृक निवास को छोड़ करके ये शरणार्थी अपने आवास को बदल लिए। तो बदलने का तात्पर्य वो इंडिया आ गए हैं, इंडिया में सेटल हो गए हैं। उनमें फिर होता क्या है जो राइटर पाता, देखिए 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन लोग पाकिस्तान को छोड़ दिए, लेफ्ट माने छोड़ दिए, एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। क्यों आ गए? ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज़म। रिलीजियस फैनाटिज़म माने धार्मिक भय के कारण, वे पाकिस्तान से धार्मिक भय के कारण यहाँ दिया ड्राइवन बाई द फियर। ड्राइव माने चलाना, या फियर से मतलब भागे थे, डर से भागे थे। किस भय से? धार्मिक भय से। एज यू नो देयर आर मैनी रिलीजियस पीपल लिव एज वेल एज इन इंडिया एंड एट दैट टाइम इन पाकिस्तान आल्सो, एमंग देम सिख्स, हिंदूज, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स, but maximum people belonged in Pakistan Muslim caste, and among them who were Hindus they were very fearful, so they decided to came back in India। तो यहाँ बता रहा है राइटर कि धार्मिक भय से वो पलायन कर गए पाकिस्तान से। अब यहाँ जो मैंने जिस बच्चे की बुक है उसने लगाया है ब्रैकेट दिया है, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट जो है आपका इम्पोर्टेंट पैराग्राफ बन सकता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ से थोड़ा देखिएगा। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, वे शुरू से ही गरीब थे, यानी जब वो पाकिस्तान में रहते थे वहीं से उनके पूर्वज ही गरीब थे। दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, शुरू से गरीब थे। दे वेयर पुअरर, वे और गरीब बन गए। एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, लॉन्ग माने लंबे, ट्रैक माने यात्रा पर, बिगैन माने शुरू किए। जब वे लंबी यात्रा शुरू किए तो और गरीब बन गए, यानी शुरू से ही वे गरीब थे और गरीब बन गए जब लंबी यात्रा पर निकले। लंबी यात्रा कहाँ की बात हो रही है? पाकिस्तान से इंडिया आने की। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो वे ला सकते थे, मतलब वहाँ से निकलने के साथ वे अपने साथ जो ला सकते थे, वाज ए बिट ऑफ फूड, उनमें से कुछ खाने की चीज़ें थी। बिट माने थोड़ा होता है, फूड माने खाने की चीज़।
एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, फ्यू माने कुछ, बिलोंगिंग्स माने उनसे संबंधित, यानी भोजन थोड़ा था और कुछ संबंधित चीज़ें थी। संबंधित चीज़ें में क्या हो सकता है, जैसे उनके पास जो भी आभूषण गहने थोड़ा बहुत रहे होंगे, रुपया पैसा रहा होगा, कपड़ा रहा होगा, उसी के साथ वे स्टार्ट कर दिए अपनी जर्नी, यात्रा वहाँ शुरू कर दिए। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, यहाँ राइटर बता रहा है सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, वे जल्द ही भोजन विहीन हो गए, अर्थात जल्द ही उनका भोजन समाप्त हो गया जो खाने की सामग्री लिए थे। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड माने वे यात्रा शुरू किए, मतलब कुछ दिनों के बाद जब वे यात्रा शुरू किए थे कुछ दिनों बाद ही उनका भोजन समाप्त हो गया। आफ्टर दे स्टार्टेड मतलब जब से यात्रा शुरू किए थे, यात्रा शुरू करने के कुछ ही दिन बाद उनका भोजन समाप्त हो गया। दे बिगन टू फॉल, वे गिरना शुरू कर दिए, बिगिन बिगैन पास्ट फॉर्म है वर्ब का। दे बिगन टू फॉल बाई द वे साइड, वे माने रास्ते, साइड माने किनारे, वे रास्तों के किनारे गिरना शुरू कर दिए, क्यों? फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, वीकनेस माने कमजोरी, हंगर माने भूख, वे भूख की कमजोरी से रास्तों के किनारे गिरना शुरू कर दिए। व्हाट वाज द रियल कंडीशन ऑफ द रिफ्यूजीज एट दैट टाइम, क्या कंडीशन रहा बेचारों का कि जो भोजन था वो थोड़ा था, समाप्त हो जाने कारण भूख कारण वे रास्तों में कमजोरी से गिरना शुरू कर दिए। और दिया एंड डाइड वेयर दे फेल, एंड डाइड माने और मर गए, वेयर दे फेल माने जहाँ पर गिरे वहीं मर गए, अर्थात जहाँ वो गिरे वहीं पर मर गए। इसका मतलब बहुत सारे रिफ्यूजीज़ जो थे, शरणार्थी जो थे, पाकिस्तान से निकलने के बाद भोजन और प्यास से कमज़ोर होकर के जहाँ गिरे वहीं मर गए। इसको थोड़ा एक्सप्लेन देख लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट मैंने बताया आपको पैराग्राफ है। अकॉर्डिंग टू द लेसन, अब होता क्या है, दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन ए गर्ल विथ ए बास्केट। द पीपल हु स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू कम बैक इन इंडिया and they had only bit of food and some belonging things, and after their journey, after few days they were out of food. They began to fall by the wayside because they were very weak cause of hunger, and they had no good foods, so they found themselves very weak and they fell down वेसाइड एंड दे डाइड वेयर दे फेल। चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ देखते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, वे बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे, वेयर सन्स एंड डॉटर्स, पुत्र और पुत्रियाँ थे, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के, वे बच्चे जो टोकरियाँ और पंखों को बेच रहे थे वे इन शरणार्थियों के पुत्र पुत्रियाँ थे। दे आर देयर पेरेंट्स, अब यहाँ रिफ्यूजी के बारे में बता रहा है। दे आर देयर पेरेंट्स, वे उनके माता पिता थे, मतलब उन बच्चों के माता पिता थे जो आकर के इंडिया में बसे हैं, उसी बात बताने जा रहा है राइटर। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स, वे उनके माता पिता अथवा सगे संबंधी थे, रिलेटिव माने सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार। हैड गैदर्ड, इकट्ठा हो गए थे, इन द सिटीज़, शहरों में, मतलब भारत आकर के शहरों में इकट्ठा हुए उनके माता पिता या उनके सगे संबंधी थे जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे, उनकी बात राइटर कह रहा है। सेटिंग अप स्टॉल्स, जो स्टॉल बना लिए थे, स्टॉल मतलब छोटी दुकान बना लिए थे, छोटे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चर माने उत्पादन करना, बनाना, सिंपल माने साधारण, आर्टिकल्स माने वस्तुएं, जो साधारण प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, ट्राइंग माने कोशिश कर रहे थे, टू मेक ए लिविंग, लिविंग मतलब होता है जीविका, इन मार्केट्स माने बाज़ारों में, जो अपने जीविका को बाज़ार में चलाने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही भीड़ से भरी हुई थी, जो पहले से ही भीड़ भरी हुई थी, उस भीड़ भाड़ बाज़ार में वे भी अपनी जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे। क्या करके? मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, छोटे छोटे सामान को बना करके। आप जानते हैं इंडिया इज़ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, नो डाउट हियर millions of people lived there at that time after partition of India and Pakistan,
and the cities were already overcrowded, and the person who came back in India, they also tried their best for their living, and in this way they started to making some simple articles. यहाँ ओवर क्राउडेड दिया है, भीड़ भाड़ वाले स्थान से भरी हुई, पहले से ही उन बाज़ारों में अपनी जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे सिंपल आर्टिकल्स बना करके। अगर नेक्स्ट लाइन देखिए, दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स। क्लॉथ माने होता कपड़े, लिव्ड माने रहते थे, ग्रास शेड माने घास फूस के बने हुए छाया वाले स्थान। वे कपड़ों या घास फूस के बने छाया वाले स्थान पर लिव्ड माने रहते थे। कहने का मतलब कपड़े का तंबू बना लिए थे या घास फूस की झोपड़ी बना करके रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट, लाइन माने पंक्तिबद्ध, स्ट्रीट्स माने गली या सड़क, जो गलियों में सड़कों पर पंक्तिबद्ध बनी हुई थी। इसका मतलब अब ये कहाँ बनाए होंगे? नो डाउट द पर्सन हु केम इन इंडिया आफ्टर द पार्टीशन, दे मेड देयर शेड्स आउटसाइड ऑफ द सिटीज़, आई मीन्स कॉर्नर साइड, एक बाहरी क्षेत्र में बनाए होंगे, क्योंकि अगर पहले से भीड़ भाड़ वाले स्थान जहाँ खाली जगह पाए होंगे वहाँ थे तो बाहरी भाग में बनाए होंगे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड दैट लाइंड द स्ट्रीट, वे घास फूस की बनी हुई झोपड़ी अथवा कपड़ों से बने हुए स्थान पर रहते थे जो पंक्तिबद्ध गलियों में सड़कों पर बने हुए थे। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, यहाँ बता रहा द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में जो पीजेंट थे, किसान थे, had been accustomed to little all their lives for annual income of an agricultural family does not and the average exceed $100 in a year। accustomed माने अभ्यस्त थे, इनमें जो किसान थे वे अभ्यस्त थे। किस बात के अभ्यस्त थे? to all their lives for the annual income of an agricultural family does not and on the average exceed $100 in a year, जो वर्ष में $100 से अधिक कमाते नहीं थे, ऐसे खेतीहर मजदूर जिनकी वार्षिक आय मात्र $100 हुआ करती थी, इन कम पैसों में जीने के एकस्टम्ड माने अभ्यस्त थे। आगे क्या बताता राइटर? द एवरेज, एवरेज मतलब होता अनुपात, द एवरेज अनस्किल्ड लेबर्स, अनुपात में जो अकुशल लेबर होते हैं, अनस्किल्ड लेबर होते हैं, अकुशल मजदूर होते हैं, मेक्स 30 सेंट ए डे, एक दिन में 30 सेंट तक कमा लेते हैं, और लेस दैन $2 ए वीक, या $2 के आसपास एक सप्ताह में कमा लेते हैं। देयर इज़ 1 मील ए डे, यहाँ बता रहा है उनकी स्थिति के बारे में, खान पान की स्थिति के बारे में। देयर इज़ 1 मील ए डे, दिन में एक ही मीटिंग भोजन मिल पाता था। अब भोजन में क्या क्या होता था? एन ओनियन, एक प्याज मिल जाती थी, अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़े मिल जाते थे, रोटी मिल जाती थी, ए बाउल ऑफ पल्स, बाउल माने कटोरा, पल्स माने दाल, विथ मिल्क माने दूध के साथ, एक कटोरा दाल दूध के साथ मिल जाती थी। परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, परहैप्स माने शायद, बिट माने होता टुकड़ा या थोड़ा भाग, गोट चीज माने बकरी के दूध का बना पनीर, शायद बकरी के दूध से बने हुए थोड़े पनीर मिल जाते थे। यानी उनका खान पान इस लेवल का था, बहुत हाई नहीं था। यहाँ राइटर कहता है नो टी, चाय नहीं पाते थे बेचारे वो रिफ्यूजीज़, नो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं मिलती थी, नो फैट, फैट माने चर्बी वाले पदार्थ, नो फैट बसा वाले पदार्थ नहीं मिल पाते थे, नो स्वीट्स, मिठाइयाँ नहीं मिल पाती थी, नो मीट, मांस नहीं मिल पाता था। इट मीन्स द रिफ्यूजीज़ हु केम बैक इन इंडिया, they were very poor already and they became poorer when they started their journey from Pakistan, and they settled themselves in lined grass made huts or cloth made shed. In this way they however trying their best their living, and in this way they had only onion, a bowl of pulse, perhaps milk and bit of goat cheese. They were out of tea, coffee, fat, sweets and meat। यहाँ राइटर बता रहा है उन चीज़ों को मिल नहीं पाता था उन लोगों को। आगे राइटर क्या कहता है? $100 a year is not $2 a week। $100 का अर्थ होता है सप्ताह में $2 से अधिक नहीं, मतलब $2 से अधिक उनकी कमाई नहीं हुआ करती थी। Yet even that small amount
एट माने फिर भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट मतलब वह छोटी भी रकम, इज़ हार्ड टू अर्न, अर्न करना मतलब इकट्ठा करना, कमाना हार्ड था, उनके लिए कठिन था। बाई सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाई देम, उन लोगों के बीच जो पहले से गरीब थे, भारतीय लोगों के बीच टोकरियां बेच करके यह छोटा सा भी धन उन बच्चों को कमाना बड़ा कठिन था। क्या कहने का तात्पर्य है, यहाँ दिया है बाई सेलिंग बास्केट, टोकरी बेच करके, टू पीपल टू पुअर टू बाई देम, टू पुअर टू बाई देम, इसका मतलब इंडियन भी जो इंडिया के थे ऑलरेडी पहले से, वो भी तो गरीबी की स्थिति में जीवन जी रहे थे। आज़ादी के बाद स्थिति बड़ी बदतर थी हिंदुस्तान की, तो वही लेखक कह रहा है कि उन गरीब लोगों के बीच टोकरियां बेच करके छोटी रकम को भी कमाना बड़ा मुश्किल था। किनके लिए, उन बच्चों के लिए जो बेच रहे जिनसे राइटर घिरा हुआ था। अब आगे क्या कहता है राइटर अपने बारे में, कहता है दैट नो डाउट, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, इज़ द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, यही कारण था कि ये बच्चे जो रिफ्यूजी के, डिसेंडेड माने टूट पड़े, डिसेंड माने होता है एसेंड माने चढ़ना, डिसेंड माने उतरना, अर्थात टूट पड़े, ऑन मी लाइक लोकस्ट, लोकस्ट माने टिड्डी की भांत। अभी आपने देखा था टिड्डी हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में, आपके जौनपुर जनपद में भी आई थी। लेखक कहता है यही कारण था कि वे रिफ्यूजी बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े। क्यों टूट पड़े, वो जानते थे। यहाँ आगे लाइन दिया है राइटर, आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, आई एन अमेरिकन, मैं एक अमरीकी, वॉज डाउटलेस मान निसंदेह, द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट, प्रोमिसिंग मतलब होता है वादा निभाना, यहाँ प्रोमिस मतलब होता है उनके लिए विश्वसनीय होना, मार्केट माने खरीदार, यानी खरीदार, खरीदार मतलब खरीदने वाला। मैं अमेरिकी निसंदेह उनके लिए एक सबसे अधिक खरीदार वाला व्यक्ति था। दे हैड सीन मतलब वे अब तक जिनको देखे थे, मतलब अब तक हिंदुस्तान में आने के साथ उन्होंने जितने भी कस्टमर्स को अपने फैंस और अपनी बास्केट बेची थी, उनमें मैं सबसे बढ़िया खरीदार उनको नज़र आया। आगे देखिए, अब यहाँ राइटर कहता है कि उसने ख़रीदा क्या। देखिए यहाँ जिस बच्चे की बुक मैंने लिया था यहाँ पीडीएफ बनाने के लिए, उसने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड को यहाँ लिखे भी हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, ये भी आप देखते चलिए। लेखक क्या कहता है, आई बॉट वन टीनी बास्केट, मैंने एक छोटी टोकरी खरीदी, फॉर अ फ्यू आनाज, कुछ आना में, जैसे 4 आना मतलब अपने यहाँ होता 25 पैसा, 8 आना मतलब होता 50 पैसा, इस तरह से अठन्नी चवन्नी चला करती थी। यहाँ लेखक बता रहा, आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर फ्यू आना, मैं कुछ आना में एक छोटी टोकरी खरीदी, एंदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, एक दूसरी टोकरी सब्जी वाली मैंने खरीदी जो उससे थोड़ा महंगी थी, फॉर ए बिट मोर दिया यहाँ पर। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी, वेस्ट पेपर मतलब कचरा वाली टोकरी, एक सुंदर कचरा रखने वाली टोकरी मैंने 1 रुपये में ख़रीदी। ए लवली सीविंग बास्केट, एक सुंदर प्यारी सिलाई कढ़ाई की गई टोकरी को फॉर ए रुपीज़, 1 रुपये में मैंने ख़रीदा। ए फ्यू फैंस, कुछ पंखे खरीदे, फॉर एन अनाज आर 2 पीसेस, 1-2 आना अथवा 1-2 पैसे में मैंने कुछ पंखे भी खरीद लिए। पंखे मतलब पंखी जो सरकंडे की बनी हुई हुआ करती थी। अब यहाँ राइटर कह रहा है, माई आर्म्स वेयर फिल्ड, मेरी बाहें भर गई थी, मेरी भुजाएं भर गई थी, मतलब मेरे हाथ उन टोकरियों और पंखों से भर गए थे। आर्म माने भुजा, बाँ। माई आर्म्स वेयर फिल्ड, मेरी भुजाएं भर गई थी। एंड आई हैड स्पेंड नॉट 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट से अधिक खर्च नहीं किया था। यहाँ राइटर कहता क्या है कि मेरी भुजाएं जो हैं वो इन टोकरियों और पंखों से भर गई थी और मैंने 50 सेंट से अधिक खर्च नहीं किया था। देखिए, द चिल्ड्रन प्रेस्ड इन साउटिंग देयर वायर्स, यहाँ प्रेस्ड इन साउटिंग दिया, इसका मतलब शोर मचाते हुए। वायर्स मतलब होता तेज़ आवाज़ लगाना, साउट माने चिल्लाना, जैसे सामान बेचने वाले चिल्लाते हैं। द चिल्ड्रन प्रेस्ड इन साउटिंग देयर वायर्स, बच्चे शोर मचाते हुए मेरे निकट आ गए। आई वॉज ए प्रिजनर, ये भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, देखिए ध्यान से, इसको बताएंगे आपको।
आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी था। कैदी क्यों था? सारे बच्चे को चारों तरफ से घेर लिए थे। आई वॉज प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, कम्प्लीटली सराउंडेड माने पूरी तरह से घिर गया था। अनेबल टू मूव माने होता है चलने फिरने में अक्षम, अनेबल माने अक्षम, मूव माने चल फिर पाने में। मैं पूरी तरह से कैदी हो गया था और इस तरह से बच्चों से चारों तरफ से घिरे कारण मैं चल फिर पाने में अक्षम था। अगर राइटर जाना भी चाहे, निकलना भी चाहे, तो ही वॉज अनेबल टू मूव बिकॉज द चिल्ड्रन अराउंडेड हिम completely, and in this way writer found himself as a prisoner. The most diligent aggressive wonder was a beautiful girl of 9 right in front of me. यहाँ लेखक बता रहा है the most diligent एग्रेसिव वंडर, एग्रेसिव वंडर मतलब आक्रामक विक्रेता, डिलीजेंट माने बुद्धिमान जो अपने बातों को तर्कपूर्वक कर रही हो। सबसे तार्किक आक्रामक विक्रेता उनमें कौन थी? वाजी ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, एक सुंदर बच्ची जो 9 वर्ष की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो ठीक मेरे चेहरे के सामने थी। बहुत सारे बच्चे राइटर को घेरे हुए थे लेकिन ठीक दिया आया राइट इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे ठीक सामने थी। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक सुंदर टोकरी जिसमें हैंडल लगा हुआ था, मुठियाँ लगी हुई थी, अर्थात उस टोकरी को पकड़ने के लिए एक हैंडल भी लगा था। एंड सी वांटेड ए रुपया एंड हाफ, रुपया एंड हाफ मतलब रुपया और हाफ मतलब आधा रुपया और रुपया मतलब 1.5 रुपया। वह उसका 1 रुपये 50 पैसे चाहती थी मतलब 1.5 रुपया चाहती थी। फॉर इट, उस टोकरी का, आर अबाउट 30 सेंट, जो लगभग 30 सेंट होता। इसका मतलब 20 सेंट को आप 1 रुपया मान लीजिए अपने इंडिया में। 30 सेंट मतलब यहाँ 1.5 रुपया, जिसका वह 30 सेंट मतलब 1.5 रुपया मांगती थी। आगे राइटर क्या कहता है? सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट मतलब होता है ईमानदारी से, प्लीड माने होता प्रशंसा करना, अपनी बात को आगे बढ़ाना। वह ईमानदारी से अपने सामान की प्रशंसा करती थी, मतलब कोई झूठ भी नहीं बोलती थी। अर्नेस्ट प्लीडर यहाँ दिया, ईमानदारी से प्रशंसा करना। जो कुछ इसमें गुण थे टोकरी में, जैसे अभी भाई क्या था, देखो हमारे वाले में टोकरी में हैंडल लगा हुआ है, इसके ऊपर वाला भाग देखिए मैंने कस के जब बनाया है, ये कभी उखड़ेगा नहीं। इस तरह से वो प्लीडिंग कर रही थी। अर्नेस्ट प्लीडर यहाँ दिया राइटर इसीलिए। देयर वेर टीयर्स इन हर आइज, उसके आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, वह प्रशंसा करती थी। एंड बेग्ड, और आग्रह करती थी। इन टोन्स, एक ही धुन में, एक ही स्वर में, भैया ले लीजिए, बाबूजी ले लीजिए, ये बहुत अच्छी है, इस तरह से। दैट वुड रिंग एनी हर्ट, रिंग मतलब झंकृत कर देना, जागृत कर देना। एनी हर्ट माने किसी का हृदय, जो किसी के हृदय में दया जागृत करने के लिए पर्याप्त था। चलिए इसको मैंने बताया, थोड़ा देख लीजिए। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ बास्केट रिटन बाई, राइटर का नाम लिख देंगे। कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे राइटर वाज अनएबल टू मूव on the railway platform because he was surrounded by many refugee children who were selling baskets and fans। इतना कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। Here writer says that when he found himself surrounded by the refugee children, he could not able to move, and they all wanted to sell their fans and basket, and among them there was a beautiful girl of 9 just right in front of the writer. She had a lovely basket with handle and she wanted a rupee and half paise for that basket. It means the 30 cent, and she was pleading, and when writer found unable to take that basket, in this way the girl स्टार्टेड वीपिंग। आई मीन्स वो जानती थी कि हो सकता न ले पाएँ, तो राइटर पाता देयर वेर टीयर्स इन हर हाउस आइज, सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, एंड दैट वुड रिंग्स द हार्ट ऑफ राइटर। चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ से। अब यहाँ राइटर बताता है और सारी घटनाओं के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जहाँ जहाँ बच्चे ने लगाया है वो निश्चित रूप से अच्छा लगाया होगा, अध्यापक लगवाए होंगे। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी भुजाएं भरी थी। आई हैड नो रूम, रूम मतलब जगह, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोन एनी नीड, और न तो मुझको उसकी ज़रूरत थी आगे, इतना मैं पहले से ले लिया था। फार अंदर बास्केट, दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, यहाँ राइटर कह रहा है बैलेंसिंग माने संतुलित करते हुए।
मैं अपनी टोकरी और पंखों को अपने बाएं हाथ में व्यवस्थित करते हुए आई रीच इनटू माय राइट कोट पॉकेट, मेरा हाथ अपने दाहिने कोट की जेब में गया है। कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, आई रीच इनटू माय राइट कोट पॉकेट, मैं पहुंचा। अब ऐसा सेंस नहीं निकलेगा, मतलब मैंने अपने हाथ को अपने दाहिने कोट में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी भर रजगारी निकाली। परहैप्स 15 सेंट्स, लगभग 15 सेंट। इन ऑल, जो कि पूरा रहा होगा, मतलब कुल 15 सेंट लगभग आया होगा मेरे मुट्ठी में। विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, जिसको मैंने टोकरी में डाल दिया। किसकी टोकरी की बात कर रहा है? उस 9 वर्षीय बच्ची की। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्रोंगली बिफोर मी, इम्प्रोंगली मतलब प्रार्थना की दृष्टि से, हेल्ड माने पकड़ी हुई थी। उस बच्ची की टोकरी मैंने डाल दिया जो प्रार्थना की दृष्टि से मेरे सामने टोकरी को किए हुए थी, जैसे मुंह को लगाई हुई थी टोकरी, बाबूजी ले लीजिए, बाबूजी ले लीजिए, इस तरह से बोलती रही होगी मुंह को लगा करके। अब राइटर यहाँ लेना नहीं चाहता है, वो 15 सेंट ऐसे ही चैरिटी दान करना चाहता है। आगे लाइन में मिलेगा, राइटर कहता है आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने यह बताने की कोशिश की, दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं ले सकता था, बट एक्सटेंडेड मतलब खरीदने के स्थान पर, द ग्रेच्युटी एज सब्सिट्यूट, बदले में मैं उपहार दे रहा था। सब्सिट्यूट माने बदले में, ग्रेच्युटी माने उपहार, मतलब मैं टोकरी न खरीद करके बदले मुझसे ऐसे मुफ्त ही दे रहा था, उपहार स्वरूप दे रहा था। अब आगे देखिए, ऐसा तो राइटर कर दिया, 15 सेंट डाल दिया टोकरी में, लेकिन आगे घटना क्या घटती है इसको देखते हैं। राइटर यहाँ कहता है आई रियलाइज्ड एट वंस, मैं तुरंत समझ गया, व्हाट ऑफेंस, कैसा अपराध, आई हैड गिवन, मैंने कर डाला। यानी लेखक तुरंत समझ गया कि उसके द्वारा अपराध हो गया। भाई लेने के बजाय ऐसे दान करना तो अच्छी बात है, लेकिन शायद यह अच्छी बात नहीं है इस बच्ची के लिए। देखिए, दिस चाइल्ड ऑफ 9, या 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैज, रैज माने चिथड़ों में, फटे पुराने कपड़ों में, ड्रेस्ड माने पहनी हुई, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, एज माने किनारे, स्टारवेशन माने होता है भूखमरी, जो भूखमरी की कगार पर थी। फिर से देखिए, यह 9 वर्ष की बच्ची जो रैज ड्रेस्ड थी, मतलब चिथड़े कपड़े में थी, फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी के कगार पे थी। रेज्ड हर चिन, चिन माने होता ठुड्डी, दाढ़ी का निचला भाग, रेज्ड माने उठाना, उठाई, सेकंड फॉर्म है। अपनी ठुड्डी को उठाई, अपनी दाढ़ी को उठाई, अपने चेहरे को उठाया। रीच इनटू द बास्केट, और टोकरी तक पहुंची। इसका मतलब जिस टोकरी मैंने धन डाला था, रीच इनटू द बास्केट मतलब टोकरी तक पहुंची, अर्थात टोकरी में हाथ डाला। यहाँ सेंस थोड़ा आप लगा लेंगे। एंड विथ ऑल द प्राइड, और पूरे गौरव के साथ, पूरे सम्मान के साथ। एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक पूर्ण महिला के समान लज्जा को धारण किए हुए। हैंडेड द मनी बैक टू मी, मेरे धन को मुझे वापस कर दिया। जैसे एक पूर्ण महिला हो, उसमें आत्मसम्मान गौरव हो, को भीख तो मांग नहीं रही थी। उसने शायद समझाने का प्रयास किया कि शी वॉज नॉट अ बेगर, एंड वाई राइटर वांटेड टू give him 15 cents without selling her basket. In this way, she was no doubt very gracious lady, and she handed the money back to the writer. यहाँ पर इसीलिए कहा है, ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए पेज। When writer found himself that he had given any offense, then she found the 9 years that girl who was in ragged dress and age of starvation raised her chin and took all the money given by the writer and handed to the writer with all the pride and graciousness of a lady. यहाँ पर बताया है, आगे देखते हैं। There was only one thing, अब राइटर कहता है मात्र एक ही चीज़ थी। क्या थी? आई कुड डू, जिसको मैं कर सकता था। क्या कर सकता था? आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीद ली। बाई माने खरीदना, बाट माने खरीदा, मैंने टोकरी को खरीद ली। अब राइटर को फीलिंग ऐसा हुई कि उसने जो किया गलत किया, अब टोकरी खरीद लेना चाहिए। अब टोकरी खरीदने के बाद होता क्या है? सी वाइप्ड हर आईज, उसने अपनी आंखें पोंछ ली, अर्थात वो 9 वर्ष की बच्ची जो विशेष आग्रह कर रही थी टोकरी खरीदने के लिए,
टोकरी खरीद लेने के बाद जिसकी आंखों में आंसू थे, सी वाइप्ड हर आई, जिसने अपनी आंखों में पोंछ ली, स्माइल्ड मुस्कराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म से कूद गई। यहाँ डैश डाउन माने नीचे कूद जाना, डैश डाउन सेकंड फॉर्म है, डैश्ड, नीचे प्लेटफार्म कूद गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और अपना चेहरा जो है उस झोपड़ी, घास से बनी झोपड़ी की तरफ किया। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, उसके पास उस रात के लिए 30 सेंट बन गए थे, मतलब उसने 30 सेंट उस रात के लिए कमा लिया था। वो अपने आँखों को पोंछी, अर्थात आंसुओं को पोंछी, मुस्कराई और प्लेटफार्म से कूद करके झोपड़ी वाले बने हुए स्थान की तरफ चली गई। उसे उस रात 30 सेंट मिल गए थे। आगे देखिए सेकंड लास्ट पैराग्राफ की तरफ। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस स्टोरी को मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वाज वन रीज़न, केवल एक ही कारण था मैंने जो बताया। आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मैं भारत से प्रेम करने लगा था। क्यों करने लगा था? उन्होंने यह बताया किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। क्यों करने लगा था? अब नीचे मिलेगा आपको क्यों प्रेम करने लगे थे। देखिए, द पीपल आई सा इन इंडिया, उन लोगों को जिनको मैंने भारत में देखा। दोज इन द विलेज, गाँव में जो रहते थे। एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, जो ऊंचे ऊंचे ऑफिस में काम करते थे। हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी सिटीजनशिप, उनमें गौरव था और डिसेंसी माने शालीनता थी, सिटीजनशिप माने नागरिकता के प्रति, यानी स्वतंत्र देश के नागरिक होने के प्रति उनमें शालीनता और गौरव था। चाहे गांव में रहने वाले लोग थे, चाहे बड़े बड़े ऑफिस में काम करने वाले लोग थे। इसलिए लेखक कहता है कि मैं भारत से प्रेम करने लगा, अर्थात मुझे भारत से प्रेम हो गया। आगे देखिए, दे आल्सो हैव पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, पैसन माने तीव्र इच्छा, इंडिपेंडेंस माने आज़ादी के प्रति, उनमें आज़ादी के प्रति तीव्र इच्छा थी, अर्थात वे आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक बनना चाहते थे। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर मतलब गंदे वातावरण में पैदा हुई। यह सुंदर बच्ची जो गंदे वातावरण में पैदा हुई थी, एंड पॉवर्टी और दरिद्रता में पैदा हुई थी, गरीबी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित थी। इन बोथ ग्रामर, ग्रामर माने यहाँ पर भाषा, एंड मैनर माने यहाँ संस्कार, जो भाषा और संस्कार में अशिक्षित थी। हैड गिवन में ए ग्लिम्स, मुझे झलक दे गई। ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की महान भावना का। यहाँ लेखक कहता है कि यह छोटी बच्ची जो गंदे वातावरण में पैदा हुई थी, भाषा और संस्कार में अशिक्षित थी, मुझे भारत की महान भावना की झलक दे गई।